मित्रों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्टों का अध्यापन कराऊंगा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद रीजनिंग पढ़ाऊंगा और मैथ्स का भी सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हमारे सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉफ़ी लेके बैठ जाइए और लिखना भी शुरू कर दीजिए। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी हम चर्चाएं कर लेते हैं। देखो, हमारी जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति, ये सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं वो संख्या जिनमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों मिश्रित होते हैं, उन्हें कहते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याओं में जो ये आयोटा लगा होता है, इसे कहते हैं हम काल्पनिक भाग, और जो बिना आयोटा के होता है उसे कहते हैं हम वास्तविक भाग। वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग वो भाग होते हैं, जैसे अगर हम कंपटीशन की दृष्टि से बात करें तो ये हमारे एग्ज़ामों में नहीं पूछा जाता है। ये 11वीं-12वीं के लेवल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एनडीए हो गया, तो उनमें ये कहीं ना कहीं भाग 11वीं-12वीं का पोर्शन आता है। यहाँ पर काल्पनिक भाग की अगर हमारे जैसे सीजीएल वगैरह में ऑप्शन में ज़रूर रख देता है, उनकी पहचान क्या है? एक तो ये है कि अगर किसी संख्या के साथ आयोटा लग जाए तो वो संख्या हमारी कैसी होगी? काल्पनिक। या रूट के अंदर कभी माइनस आ जाए तो ये संख्या भी हमारी कैसी होगी? काल्पनिक होगी। हमें हमारे कंपटीशन की दृष्टि से इनकी कोई चर्चाएं नहीं करनी, सिर्फ ये ऑप्शन के लिए ध्यान रख लेना। बाकी हम पढ़ेंगे अब वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल पार्ट। देखो, जितनी भी हमारी संख्या हैं वो सारी की सारी संख्या मिलकर बनाती है कौन सा भाग? वास्तविक भाग। वास्तविक भाग की अगर हम थोड़ी सी डिटेल समझें तो देखिए, वास्तविक भाग जो होता है हमारा, ये दो पार्टों में बटा होता है। एक तो हमारा होता है परिमेय भाग और एक होता है हमारा अपरिमेय। अपरिमेय की जो शाखा वो यहीं रुक जाती है और परिमेय की शाखा आगे बढ़ती चली जाती है। परिमेय के अंदर हमारी कौन कौन सी संख्या होती हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहली हमारी होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद में होती है हमारे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण के बाद में होती है हमारी प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्या भी अपने आप में और तीन भागों में बढ़ जाती है। एक हमारी अभाज्य संख्या होती है, एक हमारी सम संख्या होती है, एक हमारी विषम संख्या। इनकी डिटेल हम क्रमवार पढ़ते रहेंगे। अब देखिए, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याओं में भी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है हमारी, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को दो नाम से और जाना जाता है। इन्हीं को हम कहते हैं रूढ़ संख्याएं और इन्हीं को हम कहते हैं अयौगिक संख्याएं। अयौगिक संख्याएं, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इनका नाम होता है प्राइम नंबर। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और खुद का या स्वयं का पूरा भाग जाए, कॉमा, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याओं के हम लिखेंगे तो 1 से लेकर हम 100 तक की अभाज्य संख्याओं की चर्चा करते हैं।
देखो सबसे पहले यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? 2। उसके बाद में हमारी 3 है, फिर 5 है, 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में आपकी 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में आगे अपनी संख्या आती है 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में आती है 37, 37 के बाद 41, 43, 43 के बाद में आती है अपनी 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 59, 61, उसके बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद आती है 73, 73 के बाद में अपनी आती है यहाँ पर 79, उसके बाद में आती है 83, उसके बाद में आती है 89, उसके बाद में 97 और यहाँ लाइन खींचिए और उसके बाद लिखिएगा 101। ये संख्या जो है ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। देखो अगर हम इनकी संख्याओं की गिनती करें तो 1 से लेकर 100 तक अपनी 25 अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये 2014 फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी पूछा गया था कि 1 से 100 तक लगातार कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो उसका आंसर था अपना 25। हम काउंट भी कर लेते हैं कि हमने कहीं छोड़ तो नहीं दिए कोई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। क्लियर? अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं हमारे, वो प्रश्न कैसे कैसे होंगे चलो उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दूसरा प्रश्न ये बनता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तीसरा प्रश्न ये बनता है 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। और भी बहुत सारे एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो उनकी थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। तो अब नोट डालिएगा और लिखेगा पहला पॉइंट। नोट का पहला पॉइंट लिखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह एक सम संख्या भी है। यह एक सम संख्या भी है। देखो मित्रों, ओनली एक 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो सारी की सारी हमारी विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर होंगी। यहां पर अगला पॉइंट लिखे 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, यह एक अपवाद है। यह एक अपवाद है। अपवाद तो क्या, यह एक यूनिक नंबर है। देखो ये भाज्य और अभाज्य दोनों ही क्यों नहीं है, इसका भी कारण सुनो। देखो मैंने आपको एक परिभाषा लिखवाई एक अभाज्य की, ऐसी संख्या जिनमें खुद का और एक का भाग जाए वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 की, तो 1 में देखो यहाँ पर परिभाषा तो ये भी लागू होती है, 1 में 1 का भाग खुद का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। लेकिन इसकी एक परिभाषा और है, मेनली परिभाषा यही है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके कम से कम और अधिकतम केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्लियर? उसके न्यूनतम भी 2 और अधिकतम भी 2। अब अगर हम 1 की बात करें तो इसका मात्र और मात्र कितना गुणनखंड हुआ? 1। और अगर हम 2 की बात करें तो देखो इसमें 1 का भी भाग जा रहा है। गुणनखंड वो कहलाते हैं कि मूल संख्या में छोटी छोटी संख्याओं का भाग जाए, तो वो जितने भी छोटी छोटी संख्या हैं वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। उसके बाद में देखो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2। अगर हम अगली संख्या की बात करें तो देखो इसमें 1 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, तो ये इसके भी फैक्टर कितने हैं? 2। लेकिन अगर हम बात करें 4 की, तो 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? उसका भी कारण सुनो। इसमें देखो 1 का भी भाग जा रहा है,
इसमें 2 का भी जा रहा है और इसमें 4 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या उसके कम से कम और अधिकतम केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और जितनी भी भाज्य संख्या है उसके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। अधिकतम की तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसके गुणनखंडों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें अगर कम से कम भाज्य का अगर प्रश्न कभी पूछता है तो वो यही प्रश्न पूछेगा कि भाज्य संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं, तो उसके गुणनखंड होते हैं हमारे 3। और अभाज्य संख्या के अधिकतम भी पूछ सकता है और न्यूनतम भी पूछ सकता है, तो उसके केवल गुणनखंड होते हैं हमारे 2। और एक के अगर हम चर्चा करें तो देखो इसका एक ही गुणनखंड है, इसलिए हम कह देते हैं कि ना तो ये एक भाज्य है और ना ही एक ये अभाज्य संख्या है। क्लियर? और भी अगर हम बात समझें थोड़ा सा, देखो वैसे ही कॉमनली अगर हम बात करें, देखो 2 में अगर हम 1 का भाग दें तो भी कितना आता है 2, और 2 गुणा 1 की बात करें तो भी कितना आता है 2। सपोज करो कि अपने कमरे में कोई आया और थोड़ी देर बाद में उस यानी कि वो गया, फिर उसका यानी दोबारा आ गया, फिर उसका फ़ोन आया, दोबारा चला गया। थोड़ी देर बाद में तुम सभी ये कहोगे कि फालतू में डोल रहा है गुरुजी, ये तो एक अपवाद है। तो ऐसा ही ये संख्या है कि इसमें हमने अपवाद अपनी भाषा में बोला हुआ एक शब्द है कि ना तो इसका 1 का भाग देने पर फर्क पड़ता है और ना ही 1 से गुणा करने पर फर्क पड़ता है। क्लियर? तो पॉइंट हमारे कितने हो गए? 2 पॉइंट हो गए नोट के। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। तीसरा पॉइंट, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। पॉइंट नंबर 4, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर में 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट। देखो अब इसको थोड़ी सी डिटेल में समझ लेते हैं कि जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे वो मैंने लिखवाई दिए। अगर हम बात करें 1 से 25 तक, थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी? कुल अभाज्य संख्या आपकी 9 होंगी। 1 से 50 तक की अगर हम बात करें तो आपकी कुल 15 अभाज्य संख्या होंगी। 1 से अगर 75 तक की बात करें तो आपकी कुल 21 संख्याएं होंगी। और अगर हम 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो आपकी वो टोटल 25 संख्याएं होंगी। क्लियर? कोई डाउट? इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देखो अगर हम बात करें यहां तो लिखना एक और पॉइंट, यहां लिखो अंक वाली संख्या। अंक वाली संख्या यहां पर लिखो छोटी, यहां पर लिखो बड़ी, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। एक अंक वाली संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, क्योंकि हम पढ़ाई अभाज्य संख्या रहे हैं तो हम अभाज्य संख्याओं की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ ले तो आपकी वो आएगी 99, लेकिन हम अभाज्य संख्या पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखनी आपको अभाज्य संख्या ही। उसके बाद में आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। और 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो आती है हमारे 997, 997। क्लियर? कोई डाउट? इसी में आगे अगर हम बात करें, देखो एग्जामों में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं।
देखो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर नंबर सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं औसत में भी, अन्य और भी चैप्टर्स में काम आएंगे। तो यहाँ पर अगर एक प्रश्न की बात करें, एसएससी 2017 में सीजीएल मेंस में पूछा गया एक सवाल है, और वो संख्याओं पर आधारित ही सवाल है हमारा, और वो भी प्राइम नंबर पर ही। एक्स वाई जेड 3 अभाज्य संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 38 है, तो x का अधिकतम संभावित मान क्या होगा? मान क्या होगा या होगा? ये एग्ज़ाम का प्रश्न है और 2017 में पूछा गया था। इसके विकल्प रखे गए थे, उसने 29, बी में रख दिया 37, सी में रख दिया 31 और डी में रख दिया है 33। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए हम, देखो बहुत सारे चैप्टर ऐसे आएंगे हमारे जिनको मैं विकल्प से ही पढ़ाऊँगा आपको, और आप देखते ही बता दोगे गुरुजी ये आंसर होगा और ये आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें, उसने ये कंडीशन रख दी है कि 3 अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या है तो अपनी 33 तो ऐसे ही कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 33 में 3 का भी जाता, 33 का भी जाता, 1 का भी जाता, 11 का, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। उसने शर्त रख दी है कैसी? अभाज्य संख्या। अगर कहीं पर ऐसे विकल्प और भी रख देता है तो हमारे एक विकल्प, दो विकल्प इस तरह से कट सकते हैं। लेकिन अब इसने जो तीनों संख्याएं रखी वो कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। अब वहां पर हमें शर्त ध्यान रखनी है कि x का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। देखो x का अधिकतम संभावित मान तब होगा जब y और z के न्यूनतम मान होने चाहिए। अब न्यूनतम मान की अगर हम बात करें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, और कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि उनका टोटल कितना रहना चाहिए? 38। अभाज्य संख्याओं की हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2, 3, 5, 7 इस तरह से संख्या आई थी, 11, 13। अगर मैं यहाँ पर इनके मान रखूंगा क्या? न्यूनतम। तो न्यूनतम रखूंगा तो यहाँ पर मैं 2 रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? 3। और जैसे मैं 3 रखूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर क्या रखूंगा? मैं यहाँ पर रखूंगा 33, क्योंकि हमें ये भी शर्त रखनी है कि उनका सम कितना रहना चाहिए? 38। तो जैसे मैं यहाँ पर ये रखता हूँ तो 33 तो कैसी संख्या आती है? हमारी भाज्य संख्या। इस कारण ये जो मैंने पॉइंट रखे हैं, यानी कि संख्या रखी, ये कहीं ना कहीं गलत है, तो हमने ये पॉइंट काटा। अब देखो मैं इसको तो रखता हूं न्यूनतम। अब इससे तो हमारा आंसर बैठ नहीं रहा, हमने इससे अगली बढ़ा दी। कौन सी आ गई? 5। और 5 ये रखा तो यहां पर हो गए कितने? 7। और 7 और 31 कितने होते हैं? 38। ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो सबसे बड़ी x का मान, संभावित मान क्या हो सकता है? 31। तो इस प्रश्न का आंसर जो था हमारा वो क्या था? 31। क्लियर? कोई डाउट? और भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि 50 से 75 तक आप सभी अभाज्य संख्याओं का सम क्या होगा। अब ये तो आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से लेकर 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, या 50 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्या, डिटेल में आपको लिखवा चुका हूँ। अब इसी में एक पॉइंट और आता हमारा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। देखो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में फर्क होता है। प्राइम फैक्टर, गुणनखंड अलग चीज है और अभाज्य गुणनखंड अलग है। देखो जर्नली इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट लेता हूं। मान लिया कि मैंने आपसे कहा कि 40 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 40 के कुल अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है कि आप इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग, क्योंकि इसका नाम ही अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्याओं का भाग दोगे तो ये 20 आया, 20 के बाद में क्या आया? 10, उसके बाद में आपका आया 5। और जब कभी भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसमें अभाज्य खुद का ही भाग जाएगा और नहीं जाएगा, तो 5 का फिर 1 आया। अब बताओ इसके कितने गुणनखंड हुए? 4।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हमारे 4। तो इस प्रश्न का आंसर तो हमारा 4। हमारे एग्जामों में देखो अगर उसने कभी छोटी संख्या दी तो आप ध्यान रखना वो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछेगा, वो केवल क्या पूछेगा, गुणनखंड पूछेगा। और गुणनखंड के तरीके अलग है, अभाज्य गुणनखंड के तरीके अलग है। अगर कभी वो अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो इस प्रश्न को वो घात के रूप में यानी पावर के रूप में देगा। और प्रश्न कैसे पूछेगा, एग्जामों में पूछे भी गए हैं ऐसे प्रश्न आएगा वो यहाँ पर इस तरह से, जैसे ये रख दिया हमने 40 की पावर 3 इंटू 31 की पावर 3 रख दी इंटू 96 की पावर 5 रख दी, मैं कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इस तरह से हमसे प्रश्न पूछेगा। देखो इनको निकालने का तरीका क्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनका फैक्टर खुद का केवल अभाज्य गुणनखंड 1 आता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तो 1 हुआ 31 का, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3। तो जितनी भी पावर हो उसको मल्टीपल कर दो उससे। मल्टीपल ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी डिटेल लिखें तो हम इस 31 की पावर 3 को इस तरह से तो लिखते हैं 31 इंटू 31 इंटू 31। क्लियर है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए हमारे, 3 हो गए कि नहीं। इसी तरह हमें और संख्याओं को भी निकालने थी, ये तो अभाज्य संख्या थी जिसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम बात करें जैसे 96 की, तो इससे पहले 96 के फैक्टर आने चाहिए आपको अभाज्य। इसके बाद में आया 48, 48 के बाद में आया 24, 24 के बाद में 12, 12 के बाद में आपका यहाँ पर आएगा 6, 6 के बाद में आएगा आपका 3 और 3 के बाद में आपका 1। तो इसके कितने फैक्टर हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर लिखोगे 6 इंटू 5। क्लियर। और अगर हम 40 की बात करें तो अभी पीछे निकाला था हमने, कितना आए थे 4। और तो यहां पर लिखोगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके टोटल कितने हुए 12, इसके टोटल कितने हुए 3, इसके टोटल कितने हुए 30। तो इस पूरी संख्या के जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 45। इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे 45। इस तरह से हमारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था हमसे एसएससी के एग्जाम में, एलडीसी में, हटाता हूं ये। और प्रश्न ये पूछा गया था, प्रश्न है 6 की पावर 333 इंटू 7 की पावर 222 इंटू 8 की पावर 111 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आप देखो इनको निकालोगे आप 6 के, अगर हम बात करें देखो इस 6 के कुल कितने आएंगे, 2 आएंगे, एक तो 2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे 2 इंटू 33 वो 333। तो इसके टोटल कितने आएंगे 6 6 6 आ जाएंगे। उसके बाद में इस 7 खुद अभाज्य संख्या है तो इसका तो एक ही रहेगा, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 222 से। तो इसके कितने आ जाएंगे 222। और अगर हम 8 की बात करें तो इसके कितने आएंगे 2 2 2, तो इसके 3 आएंगे, यानी कि इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो इसके 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1, तो इसके कितने आ जाएंगे 3 3 3। अब देखो उस सवाल के जो विकल्प थे वो इस तरह के थे। ऑप्शन ए में रखा था उसने 1221, बी में विकल्प था उसका 1222, सी में विकल्प रखा था उसने 1111 और डी में उसका विकल्प जो था वो था 1211। तो इस सवाल के देखो अगर हम बात करें तो आंसर क्या था इसका, वो था 1221। आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पर कितना आएगा आपके यहाँ पर 3 5 11, हासिल 1 5 11, एक ये हो गया आपका 2, और उसके बाद में आपका आंसर देख बचता ही क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 1 1, ये 2 वाला पहले ही कट गया था तो यहाँ बचा ही क्या है ये वाला। बाकी आप ऐड करके देख सकते हो, आंसर आपका आएगा 1221। तो इस तरह से हम आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आया होगा। क्लियर। और यहाँ से आपके आरएस में, फर्स्ट ग्रेड में, एसएससी में बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट? अब नोट डाल के कुछ 1 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा, फिर हम आगे की चर्चाएं
बाद में करेंगे, पहले लिखेगा पहला पॉइंट। लिखो, सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। आगे एलसीएम ऐसे पढ़ाएंगे तो इनकी चर्चा और करेंगे। सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। आप इनको अगर मान लो कि आप नोट्स बना रहे हैं तो बीच में नहीं लिखना चाहते तो साइड में लिख लिया करो। ये पॉइंट बहुत आगे काम आएंगे आपके। देखो, अब मैंने क्या बोला था कि सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। और जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो संख्याएं असहभाज्य संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। वो संख्या कौन सी होती हैं? असहभाज्य संख्या। जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तो वहां पर मैं बार बार यही बोलूंगा, असहभाज्य जोड़े, असहभाज्य जोड़े। तो यहां पर उन संख्याओं को ध्यान रखना है, जैसे 2 और 3 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा। उसके बाद में देखो, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वो कौन सी कहलाती है? हमारी असहभाज्य या सहभाज्य बोल दो, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। क्लियर? पॉइंट अगला लिखिएगा, लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है। क्लियर? लगातार 2 प्राकृत संख्याएं असहभाज्य संख्याएं होती हैं। लगातार 2 प्राकृत संख्याएं असहभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट, कोई भी या किन्हीं भी लगातार या लगातार भी ना हो, किन्हीं भी 2 संख्याओं का अनुपात हमेशा असहभाज्य होता है, क्योंकि उनका एचसीएफ भी कितना आएगा? 1। जैसे मान लो मैंने कोई भी संख्या ले ली, ये 15 है और ये 20 है। अगर मैं इनका अनुपात निकालता हूं तो 15 और 20 अनुपात सही नहीं है। सही अनुपात हमेशा अंतिम पड़ाव में होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम काट सकते हैं कितने से? 5 से। तो 3 5 15 और 3 आगे आया आपका 5 चौका 20। तो देखो, इनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1। तो इसलिए इनका अनुपात जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? असहभाज्य होता है। क्लियर? कोई डाउट? आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। आगे आपकी अगली जो कक्षा होगी उसमें आपको आगे पढ़ाएंगे। तो संख्याओं के बारे में हमारी 3-4 वीडियो बन जाएंगे। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप DR कैंपस के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको बहुत जल्दी लाइव क्लासें भी प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।